बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 12 के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो एब्रीविएशन है, जैसे आम तौर पर जो है वो ईसीजी कहा जाता है। ईसीजी को आज हमने समझना है कि ईसीजी को किस तरह से रीड किया जाता है। यानी ये एक टेस्ट है, हार्ट का एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हार्ट की फंक्शनिंग चेक की जाती है कि हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपर कर रहा है या नहीं। ईसीजी को समझने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंडक्शन सिस्टम क्या होता है। कंडक्शन सिस्टम का मेरा आपका जो पहली वीडियो थी या आप लोगों का जो इससे पहले वाला टॉपिक है वो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में वो वीडियो जो है वो बना के दी है, जिसमें बहुत डिटेल में कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को समझाया गया है। थोड़ा सा हम इस कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है। अच्छा, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जो है वो जहां से स्टार्ट होता है हम उसको ऐसे नोड कहते हैं। आए हम इसको डायग्रामेटिकली रिव्यू करते हैं। ये हमारी डायग्राम थी जिसमें हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को समझा था और इसमें हमने ये चार जो वर्ड्स थे, ये टर्मिनोलॉजीज जो थी, इनको समझा था। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऐसे नोड से स्टार्ट हो रहा है जो है वो राइट एट्रियम पर मौजूद होता है और ये वो जगह वो प्लेस होती है जहां पर सुपीरियर वेना कैवा आकर खुलते हैं। ऐसे नोड जो करंट जनरेट करते हैं उस टाइम पर जो एट्रिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं और जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो करंट है जो कि जनरेट हो रहा था वो पास हो जाता है एवी नोड के पास। एवी नोड के पास चला जाता है करंट। अब एवी नोड इस करंट को कुछ फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखते हैं। यानी ये जो करंट होता है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आके रुक जाता है, फौरन से जो है वो आगे बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर्स तक नहीं जाता है। इसके रुकने की वजह क्या है, रीजन क्या है? एवी नोड पे फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए जो करंट होल्ड होता है वो इस वजह से होता है कि ये वो रेस्ट का टाइम होता है जहां पर एट्रिया जो है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि जैसे ही ये वाले सिग्नल एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास जाएंगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो ये हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट था जिसमें हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि ऐसे नोड से करंट पास हो रहा है एवी नोड पर और एवी नोड पर कुछ देर के लिए करंट रुकने के बाद बंडल ऑफ हिस पे चला जाता है और फिर उसके बाद पुरकिंजी फाइबर से वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल्स में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारा टॉपिक है वो है ईसीजी। ईसीजी के अंदर हमने ये देखना है कि ये जो करंट पास हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास हो रहे हैं, ये आपको ईसीजी की फॉर्म में किस तरह से नजर आते हैं। यानी ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हुए नजर आते हैं और उसमें ये आपको समझ में आ रही होती है कि किस टाइम पर एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किस वक्त एट्रियम रिलैक्स हो रहे हैं, किस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और किस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं। तो अगर हमें ये कंडक्शन सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम ईसीजी की रिपोर्ट को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी के मुतालिक हमारी बुक में जो इंट्रोडक्शन में बताया गया है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं वो पास होती हैं कंडक्शन सिस्टम के जरिए से हार्ट में और ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल्स इट कैन बी रिकॉर्डेड एज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो पूरी कार्डियक साइकिल चलती है जिसमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रियम रिलैक्स हो रहे हैं, इस पूरी कार्डियक साइकिल में को रिकॉर्ड किया जाता है किस शक्ल में? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की शक्ल में, ईसीजी की शक्ल में रिकॉर्ड किया जाता है। हमें यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक मसल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल चेंजेस यानी जब करंट पास हो रहा होता है तो उसके नतीजे में डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पर हम उसे कहते हैं कि ये डीपोलराइजेशन का प्रोसेस है और जब रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं ये मसल्स की रीपोलराइजेशन का मैसेज है, रीपोलराइजेशन का जो है वो टाइम है। तो इट कैन बी डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। इसको स्किन की सरफेस के ऊपर जो है वो डिटेक्ट किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ईसीजी के प्रिंसिपल को समझने के लिए और इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो ईसीजी है वो किस तरह से शो हो रहा होता है। तो ईसीजी जो शो होता है, यानी जो ईसीजी की रिपोर्ट शो होती है वो एक ग्राफ के ऊपर शो होती है और इस ग्राफ के अंदर बहुत सारे स्मॉल बॉक्सेस भी होते हैं और बहुत सारे लार्ज बॉक्सेस भी होते हैं। एक ग्राफ में हॉरिजेंटल लाइंस जो होती हैं वो जाहिर कर रही होती हैं टाइम को
और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो वोल्टेज को जाहिर कर रही होती हैं, रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ग्राफ में, वो जो ग्राफ के अंदर जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं वो 0.4 सेकेंड का एक स्मॉल बॉक्स होता है। आपको यहाँ पर इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये लार्ज बॉक्सेस हैं, और इसके अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं वो स्मॉल बॉक्सेस हैं। ये जो स्मॉल बॉक्स है, एक बॉक्स, वो 0.4 सेकेंड का एक स्मॉल बॉक्स होता है। 0.4 सेकेंड के एक स्मॉल बॉक्स का मतलब यह है कि एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, यानी 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो अगर हम 5 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 0.2 सेकेंड का टाइम आ जाता है। यानी एक लार्ज बॉक्स जो है वो कितने सेकंड के बराबर होता है? 0.2 सेकंड के बराबर होता है। इस चीज को समझना यहाँ पर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी अगर किसी भी किस्म का अगर कॉम्प्लेक्स होता है या कोई भी अगर किसी भी किस्म की बीमारी होती है हार्ट में, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम एरर आता है, कोई फंक्शन, कोई वॉल्व सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, तो ये जो लाइंस हैं इनकी लेंथ में और इनकी ऊंचाई और जो इसके डाउनवर्ड में और अपवर्ड में जा रहे हैं इसमें चेंजेस आ जाती हैं। इसलिए इस ईसीजी की ये वाली जो लाइंस हैं इनकी लेंथ और इनके जो फंक्शंस हैं कि किस तरीके से ये ऊपर और अप और डाउन हो रही हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ईसीजी के अंदर हमें ये तो पता चल गया कि ईसीजी की जो रिपोर्ट होती है वो एक ग्राफ के ऊपर होती है और इसमें स्मॉल बॉक्सेस, लार्ज बॉक्सेस होते हैं, वो कितने सेकंड्स के बराबर होते हैं ये भी पता चल गया। अब इसके अंदर जो वेव्स रिफ्लेक्शन होती हैं वो उनको क्या कहा जाता है? उसको हम पी, क्यू आर एस एंड टी जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और ये वो इवेंट्स होते हैं जो कि कार्डियक साइकिल के अंदर हो रहे होते हैं। सबसे पहले जो इसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रही होती है वो पी वेव होती है, और वेव जो है वो ये एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर कर रही होती है। डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियल का मतलब है कि एट्रिया जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, यानी ऐसे नोड जो है जब प्रोड्यूस हो रही होती है उस वक्त जो एक सीधी लाइन नजर आती है आपको ईसीजी के ऊपर, उस लाइन को हम पी वेव कहते हैं। ECG recording, the PR interval is the period of time from the start of the P wave to the beginning of the QRS complex. ECG के ऊपर जो एक और लाइन रिकॉर्ड हो रही होती है, सीधी एक लाइन होती है जिसे PR इंटरवल कहा जाता है। PR इंटरवल वो सीधी लाइन होती है जिस वक्त करंट AV नोड के अंदर होल्ड किया हुआ होता है, चूंकि उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही होती है, कोई करंट पास नहीं हो रहा होता है, गुजर नहीं रहा होता है, इसलिए ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आपको ईसीजी के ऊपर नजर आती है। आर इंटरवल जो है ये किस चीज को इंडिकेट करता है? अमाउंट ऑफ टाइम, उस टाइम को इंडिकेट कर रहा होता है जो ऐसे डीपोलराइजेशन का, यानी एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है, वहां से लेकर वो जब वेव जो है वो वेंट्रिकल तक पहुंच रही होती है, उस पूरे अरसे को जो है वो ये पी आर इंटरवल जो है वो जाहिर कर रहा होता है। यानी पी आर इंटरवल जो है वो पी वेव से शुरू होता है और जहां क्यू आर सेगमेंट स्टार्ट होता है वहां तक जो है वो ये वेव मौजूद होती है। कॉम्प्लेक्स बिगिंस एज अ शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। क्यू आर एक्स जो है वो एक शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है, छोटी सी एक नीचे की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट की हुई लाइन होती है, सीधी लाइन से नीचे की तरफ एक लाइन जो है वो डिफ्लेक्ट करती है जिसे हम क्यू लाइन कहते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स बिगिंस एज अ शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ये QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो एक छोटी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्यू से शुरू होता है और उसके बाद एक अपवर्ड की तरफ स्पाइक जाती है जिसे हम आर कहते हैं, एंड एट अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एस। बेसिकली ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल को इंडिकेट करता है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का क्या मतलब है? यानी वेंट्रिकल की जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो उस टाइम पर ये QRS स्पाइक बनती है। QRS जो है वो स्पाइक उस टाइम पर बनती है। अब ये स्पाइक बाकी स्पाइक से मुख्तलिफ क्यों होती है, ये भी यहाँ पर आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है। वेंट्रिकल का काम क्या होता है? पूरी बॉडी को उसने ब्लड सप्लाई करना होता है। फिर यहाँ पर इस जगह पर वेंट्रिकल की पावर नजर आती है, इसलिए आपको ये जो QRS कॉम्प्लेक्स की स्पाइक है वो बहुत बड़ी नजर आती है। इस इंटरवल द वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोल एंड ब्लड इज बीइंग इजेक्टेड। और इस इंटरवल के दौरान में ब्लड जो है वो इजेक्ट हो जाता है सारा का सारा फ्रॉम द हार्ट में से। द टाइम ड्यूरेशन नोन एज द ST सेगमेंट। इसके बाद QRS के बाद एक और सेगमेंट होता है जिसे हम ST सेगमेंट कहते हैं।
ये एसटी सेगमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये बिटवीन द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड इनिशिएशन ऑफ द रिपोलराइजेशन को जाहिर करता है। यानी वो टाइम जिस वक्त वेंट्रिकल की जो है वो डिपोलराइजेशन हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो दोबारा से रीपोलराइज हो रहा होता है, दोबारा से जो है वो रिलैक्स हो रहा होता है, उस टाइम को ये एसटी सेगमेंट जो है वो जाहिर कर रहा होता है। द टी वेव इज प्रोड्यूस बाय वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। टी वेव जब प्रोड्यूस होती है जब वेंट्रिकल रीपोलराइज हो रहा होता है, यानी जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा होता है। अ नॉर्मल ईसीजी इंडिकेट्स दैट द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। किसी भी ईसीजी की अगर एक नॉर्मल रिपोर्ट है तो उसमें आपको ये पता चल रहा होता है कि हार्ट का जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहा है, यानी उसमें जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है, वो अपने टाइम पर हो रही हो। वेव जो है वो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेकेंड वेव और द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद वाली जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव है वो वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर कर रही होती है। एंड द थर्ड और टी वेव अकर्स जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, और टी वेव जो है वो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को जाहिर कर रही होती है। इसके बाद जे पॉइंट आता है जिसे जंक्शन भी कहा जाता है। जे पॉइंट इन द जंक्शन बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द एसटी सेगमेंट। ये वो जंक्शन होता है जहां पर क्यूआरएस की टर्मिनेशन हो रही होती है, यानी क्यूआरएस वहां खत्म हो रहा होता है और एसटी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा होता है। उस जगह को, उस जंक्शन को हम जे पॉइंट कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया था कि ईसीजी जो है वो एक ग्राफ के ऊपर होती है, और उस ग्राफ में जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये भी बताई गई थी बात कि जो स्मॉल बॉक्सेस है वो 0.04 सेकेंड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, 1 स्मॉल बॉक्स, और 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं तो वो 0.2 सेकेंड, अगर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक लार्ज बॉक्स जो है वो 0.2 सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम ये देखें कि ये पी वेव और ये क्यूआरएस वेव और ये सब ये क्या है, तो यहाँ से देखें ऐसे नोड जब अपने सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है, यानी एट्रिया की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये पी वेव जो है वो स्टार्ट होती है। पी वेव के बाद पी आर इंटरवल होता है। पी आर इंटरवल में ये पी यहाँ से लेकर पी आर जो इंटरवल है वहां तक जो है वो ये एक वेव बनती है जो कि सीधी वेव होती है। ये वो टाइम होता है जिस टाइम पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जगह तक क्यू तक का जो टाइम है जिसे हम पी आर इंटरवल कहते हैं, ये वो टाइम होता है, ये वो जगह होती है जब ऐसे नोड से सिग्नल ट्रांसफर कर दिए गए होते हैं एवी नोड पर, और एवी नोड उन सिग्नल्स को होल्ड करके रखता है। उसके बाद जब एवी नोड उन सिग्नल्स को वेंट्रिकल के पास भेजता है तो वेंट्रिकल्स के पास वो आहिस्ता आहिस्ता भेजता है, और वेंट्रिकल के पास सिग्नल भेजने का जो टाइम होता है वहां उस टाइम पर ये क्यूआरएस वेव जो है वो स्टार्ट होती है। सिग्नल्स जब वेंट्रिकल के पास जाते हैं तो सिग्नल का काम क्या होता है? सिग्नल का काम ये होता है बताना कि वेंट्रिकल ने अब कॉन्ट्रैक्ट होना है और ब्लड ने आगे सप्लाई होना होता है। तो चूंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये क्यूआरएस वेव जो है ये बेसिकली वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर कर रही है, और ये जो पी वेव है ये एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर कर रही होती है, ये जो पी वेव है। और ये जो जगह होती है ये वो जगह होती है जहां टाइम ने होल्ड किया, जहां एवी नोड ने होल्ड किया हुआ होता है सिग्नल्स को। जैसे ही सिग्नल्स वेंट्रिकल के पास पहुंचते हैं, सिग्नल्स वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने से बॉडी का जितना भी ब्लड है, हार्ट का जितना भी ब्लड है वो तमाम बॉडी में सर्कुलेट होता है। और चूंकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाना होता है तो हार्ट जो है वो उसको बहुत प्रेशर के साथ पंप करता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक ऊंची सी स्पाइक नजर आती है जिसे हम ये आर सेगमेंट भी कहते हैं या आर स्पाइक भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है वेंट्रिकल की तो उसके बाद उन वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स होना होता है। तो ये जो आपको ये एस वेव नजर आ रही है ये वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन हो रही है, यानी अभी इस टाइम पर मुकम्मल तौर पर वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं हुए हैं। ये इस वेव को हम एस वेव कहते हैं। और जब वेंट्रिकल मुकम्मल तौर पर रिलैक्सेशन हो जाती है तो उसको हम टी वेव कहते हैं, ये एस टी।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन स्टार्ट होकर यहाँ पर वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन मुकम्मल हो जाती है और इसका जो मिड पॉइंट होता है, जो जंक्शन होता है, उसे हम जे पॉइंट कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के यूजेस में ये एक सबसे पहले तो ये एक पेनलेस टेस्ट है जिसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं उनको मेजर कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए से हम हार्ट की फंक्शनिंग को देख रहे होते हैं, हार्ट के काम को देख रहे होते हैं कि वो नॉर्मल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हम ईसीजी के जरिए से, जो डॉक्टर हैं वो ईसीजी के जरिए से बहुत सारे हार्ट की जो डिजीजेज हैं या इरेगुलरिटीज़ हैं हार्ट के अंदर अगर कोई, तो उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो रही है या फिर कंडक्शन डिफेक्ट्स हैं, कोई कंडक्शन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है, या फिर किसी हार्ट के चैम्बर के साइज में या पोजीशन में कोई फ़र्क आ रहा है, या फिर हार्ट के मसल्स में कोई डैमेज हुआ हुआ है या ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है हार्ट के मसल्स से, या इफेक्ट ऑफ कार्डियक मेडिसिन का हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी के ज़रिए से जो है वो देखा जा सकता है और टेस्ट किया जा सकता है इन सारी चीज़ों का। हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के मुतालिक समझा, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझा, उसकी रिपोर्ट को पढ़ना सीखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, उसमें कौन कौन सी जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस किस नाम से हैं और किस तरह से उन्हें मेजर करके नॉर्मल और किसी प्रॉब्लम वाले हार्ट को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।